दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार के शपथ लेने के साथ ही एक और बीजेपी के दफ्तर में जश्न और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दफ्तर में सन्नाटा देखने को मिला है। इसी के साथ आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने उतारे बड़े बड़े वकील और जानेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तेजस्वी यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। और जानेंगे दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार की ओर से ईवीएम के मामले को लेकर उठाई गई है बड़ी मांगे की करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले रोज की तरह अगर आप भी बिहार में महागठबंधन सरकार का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाना ही जनता का मन था, लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग करके इस जनता के मूड को बदला हुआ दिखाया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितने महीने के अंदर एनडीए सरकार गिरेगी, आप लोगों का क्या कुछ मानना है। और इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी जानकारी की तरफ चलते हैं, जहां पर नीतीश कुमार के शपथ लेने के साथ ही एक और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी दफ्तर के अंदर जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ऑफिस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। आपको बता दें कि सुशील मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है और ये साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी अब 5 साल सरकार चलाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो जाएगी, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने ऐसी नाजुक घड़ी में मंत्रिमंडल से बाहर किया है जब बीजेपी के पास या फिर पूरे एनडीए के पास मेजोरिटी से केवल 3 सीटें ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर असली मुकाबला तो अब होने वाला है, जहां पर 23 नवंबर को बिहार की विधानसभा की पहले सत्र की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इसमें स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से बहुमत साबित किया जाएगा और यहीं से तय होगा कि नीतीश सरकार रहेगी या जाएगी। आपको बता दें कि जबरदस्त सस्पेंस में मामला फंसा हुआ है, क्योंकि हम पार्टी की ओर से भी केवल एक नेता को मंत्रिमंडल में भेजा गया है, वहीं पर दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने केवल एक ही नेता को मौका मुकेश सहनी की पार्टी से भी दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बाकी के जो विधायक हैं सीधे तौर पर बगावत करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। और कुल मिलाकर अभी पूरा मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि 23 तारीख से पहले किस तरह के राजनीतिक बदलाव प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वकीलों को उतारा। तकरीबन 21 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे वकील। हम आपको बता दें कि तकरीबन 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी की ओर से रिकाउंटिंग की अपील की जाएगी और सीपीआई एमएल की ओर से 3 सीटों पर, सीपीआई की ओर से 1 सीट पर और कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवार रिकाउंटिंग की मांग को लेकर कोर्ट जाने वाले हैं। और ऐसे में अब ये पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़े बड़े वकीलों का इंतजाम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 23 तारीख जहां पर बहुमत साबित होना है, उससे पहले कोर्ट के अंदर अब ये मामला चलेगा। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर देश के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने खुलकर ईवीएम का विरोध करते हुए कहा कि कोई तो कहे कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव के नतीजे को लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है, जहां पर उन्होंने ईवीएम को लेकर सीधा सवाल खड़ा किया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पूरी दुनिया का माहौल देखते हुए अब ईवीएम से वोटिंग नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप भी बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं तो लाइक का बटन दबाकर समर्थन दर्ज कराइए। और क्या आप पुण्य प्रसून वाजपेयी की इस बात का समर्थन करते हैं कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया है? अगर हाँ तो इनकी बात को दोहराकर दोस्तों समर्थन करके बताइए कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुशील मोदी को जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर बुलाया था, लेकिन उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के मंत्री बने सभी नेता पार्टी दफ्तर में गए, जहां पर उन्होंने जश्न भी मनाया। वहीं पर दूसरी ओर सुशील मोदी अपने घर को निकल गए, जहां पर उनके दफ्तर में सन्नाटा देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि सुशील मोदी समेत कई सारे वरिष्ठ नेता जो बीजेपी में इससे पहले मंत्री के तौर पर देखे गए थे, उन सभी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने नौकरी घोटाले के मुख्य आरोपी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। आपको बता दें कि नीतीश की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर सोमवार यानी बीते दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यसभा राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा बीजेपी के कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू ने कुल मिलाकर दर्जन भर नेताओं को मंत्री पद का शपथ दिलाया है। इसमें नीतीश सरकार के अंदर डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया है। मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं और उन पर नियुक्ति घोटाले का आरोप है। हम आपको बता दें कि ये सिद्ध भी हो चुका था और ऐसे में नीतीश कुमार की ओर से मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाने को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी 19 लाख नौकरियां जो देने वाली है, क्या इस तरह के मंत्रियों को कैबिनेट में लाकर नौकरियां देगी जिन पे पहले ही गंभीर आरोप लगे हैं कि नियुक्ति घोटाले में उनका नाम है। और ऐसे में ये कई
सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और जानकारी की माने तो दोस्तों, पूरे चुनाव में चुप रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हल्ला बोला है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शपथ लेने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के पूर्व नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज भरे लहजे में बधाई दी। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई। उन्होंने कहा कि सीएम के रूप में एक थके हुए और राजनीतिक रूप से कमजोर नेता के साथ बिहार को खुद को कुछ और सालों के लिए अभावग्रस्त शासन के अप्रिय स्थिति को तैयार रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि उनकी ओर से ये सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधा गया है। वहीं पर बिहार के चुनावी फिजा में ये सवाल जरूर उभर रहे थे कि प्रशांत किशोर कहाँ है, लेकिन उनके ओर से किया गया ये टिप्पणी दिखाता है कि वह पूरे चुनाव को ऑब्जर्व कर रहे थे और अंत में आकर उन्होंने ये टिप्पणी की है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश सरकार एक साल भी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जरूर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अगर अच्छा होता तो महागठबंधन सरकार जीत जाती। इस बार ये आरजेडी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर पार्टी की ओर से बिहार के चुनाव को लेकर ये प्रतिक्रिया दी गई है, जहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कांग्रेस की वजह से बिहार में महागठबंधन चुनाव हार गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इशारों में संकेत दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये मौका नहीं है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। कुल मिलाकर ये सीधा संकेत, स्पष्ट संकेत दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को जो कई सारी सीटों पर चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी से गवा देते हैं। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर राहुल पर बरसे रजत के नेता शिवानंद तिवारी। आम आदमी पार्टी बोली, कहा कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ में है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खराब परफॉर्मेंस को लेकर जहां पर एक और बिहार में भी सरकार न बनने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ बीजेपी के साथ बता दिया। एक और जानकारी की माने तो जयभान सिंह पवैया का कद बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद ज्यादा न बढ़ जाए, इसको रोकने के लिए जयभान सिंह पवैया को प्रमोट किया जा रहा है, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पवैया एक दूसरे के सामने कई बार आए हैं, जहां पर सिंधिया के खिलाफ उन्होंने कई बार मोर्चा खोला है। एक और जानकारी की माने तो बदली सी है इस बार बिहार के अंदर नीतीश सरकार। बीजेपी ने पूरा का पूरा घर बदल डाला। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता संजय झा से लेकर श्रवण कुमार को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते ही है। एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के शपथ के बाद कहा कि आपको सीएम बनाने के लिए बीजेपी को बधाई। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार कितने साल चलेगी तो दुनिया जानती है, कितने दिन चलेगी ये भी दुनिया जानती है, क्योंकि एनडीए के बलबूते कितने दिन सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर सुशील मोदी के डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, कहा मैंने कोई फैसला नहीं लिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही फैसला लिया गया है। और ऐसे में सुशील मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वह एक अच्छे उप मुख्यमंत्री थे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को तोड़कर स्पष्ट तौर पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय नेतृत्व ने दिखा दिया है कि वह दिल्ली को सीधा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का 16 नवंबर यानी बीते दिन 2020 को निधन हो गया। 72 साल की उम्र में मास्टर भंवरलाल ने हरियाणा के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, जिसको लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी अपनी श्रद्धांजलि जाहिर की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं भंवरलाल मेघवाल, और इस तरह से उनके देहांत को लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफी दुखी है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर बड़े बड़े पार्टियों ने भी अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि प्रदेश की राजनीति में जहां पर आरजेडी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं पर देश की राजनीति के अंदर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो फतेहपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने ईवीएम का मामला उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक मुहिम भी चला सकती है ईवीएम हटाने के मामले को लेकर। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से 4 कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें से वह एक खुद हैं और उनके बेटे भी चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने के बाद बाकी के 2 विधायकों के अंदर असंतोष भी हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जो अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, वह भी चुनाव हार गए थे। बाद में वह चुनाव हारने के बाद उन्होंने
मंत्रिमंडल के पद को स्वीकार कर लिया है, यानी उनको MLC या MLA बनना पड़ेगा। कुल मिलाकर उनके मंत्री बनने से देखना होगा कि उनके अन्य विधायक क्या संतुष्ट रहते हैं या फिर मोर्चा खोलते हैं। एक और जानकारी की तरफ रुख करे तो बिहार विधानसभा चुनाव और राज्यों के अंदर उपचुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की लचर रणनीति की आलोचना की है। इस पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के क्लोज करीबी बताए जाने वाले अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के चुनाव के परिणाम पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जो टिप्पणी की है, देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। इसी के साथ उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आप पार्टी के चैनल का इस्तेमाल करके पार्टी की किसी भी समस्या को उन तक पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी बगावत को ठहराना बहुत जरूरी है ताकि पार्टी को एकजुट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि कांग्रेस पार्टी को किसी ऐसे नेता की जरूरत है जिसमें जिज्ञासा हो जीत की और दिन रात काम करे। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं जहां पर बिहार के चुनाव में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव ने बताया है कि मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है और आसानी से एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ी जा सकती है अगर सामने से कोई भी ध्रुवीकरण करने वाला बयान सामने ना आए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी को हराने के लिए मुद्दों आधारित राजनीति करनी पड़ेगी, जैसा तेजस्वी यादव ने करके दिखाया और रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसी के साथ में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी अब अपनी टिप्पणी करते हुए बताया है कि शिवानंद तिवारी की ओर से दिया गया बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, उनका ये निजी मत हो सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर शिवानंद तिवारी की ओर से जो बयान सामने आया है उस पर पार्टी की ओर से ये रिप्लाई दिया गया है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं जहां पर बंगाल चुनाव को लेकर भी सारी तैयारियां हो गई है। आपको बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और ऐसे में दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी है, जहां पर पार्टी के नेताओं को एकजुट करने के लिए भी ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की ओर से दिन रात काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले ही ऐलान किया गया कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे और धर्म के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी लड़े जाएंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये चुनाव जो होने वाला है बेहद ही पोलराइजेशन वाला होने वाला है और देखना होगा कि इसमें जनता क्या कुछ करती है, क्या बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे आम मुद्दों पर वोट करती है या फिर पोलराइज्ड वोट करती है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है, जहां पर एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की गई हैं और कई सारे नियम लागू किए गए हैं ताकि जनता तक जल्द से जल्द बड़ी मदद पहुंचे और सभी को मदद पहुंचने के साथ ही बंगाल के अंदर जनता को बताया जाए कि ममता सरकार ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर भी ममता सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ जहां पर असम के अंदर भी चुनाव होने वाला है और उसकी तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लग गई है। आपको बता दें कि असम के अंदर भी 5 राज्यों के एक साथ चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है कि अलायंस बनाया जाए, छोटी छोटी पार्टियां और बड़ी बड़ी पार्टियां सभी को एकजुट किया जाए, सबके साथ अलायंस बनाकर बीजेपी को टक्कर दी जाए। हालांकि ये कब जमीनी स्तर पर उतरेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि पश्चिम बंगाल से लेकर असम के अंदर अब चुनावी घमासान बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहद ज्यादा रोचक होने वाला है। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आगे सामने आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।